म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, कितना एसआईपी करना है, ये सब जानते हैं, बट कहाँ इन्वेस्ट करना है दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आज अपन वही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए वैभव जैन एंड टुडे आई विल बी प्रेजेंटिंग हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके पहले हमको ये जानना होगा कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आज के डेट पे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बहुत सारे हो गए हैं। सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैन बी डिवाइडेड फर्स्ट ऑन द बेसिस कि वो फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है। तो फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है, फंड इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, फंड डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर फंड एक हाइब्रिड फंड हो सकता है जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑल्टरनेटिवली फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उस बेसिस पे सेकेंड हमारा निकलेगा अभी कि पे आउट क्या है फंड का। पे आउट का मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा रहे हैं क्या वो फंड डिविडेंड देता है या डिविडेंड नहीं देता है। अगर देता है तो क्या वो एनुअल देता है, क्या वो सेमी एनुअली देता है, क्या मंथली देता है, क्या क्वार्टरली देता है या फिर वीकली देता है। और अगर नहीं देता है तो उस टाइप के फंड को हम बोलते हैं ग्रोथ फंड, जो हमारे डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमारा म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न अर्न करता है, एक एवरेज अपन लेते हैं, तो वो जो डिविडेंड है या तो हमको डिविडेंड देगा या वो डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर देगा 12% पे। सो ग्रोथ फंड एसेंशियली जो ग्रोथ फंड होते हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का सही एक एग्जाम्पल होते हैं। जो पे आउट फंड होते हैं, डिविडेंड पे आउट फंड, दे आर नॉट एसेंशियली द कंपाउंडिंग फंड्स। थर्ड टाइप के जो आते हैं हमारे एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेटेड है, विच इज़ बेटर। एक्टिव फंड कौन से फंड होते हैं? एक्टिव फंड वो होते हैं जहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने नॉलेज के हिसाब से स्टॉक्स, डेट सब में लगाएगा। उसके बाद वो फंड मैनेजर को हम एक कमीशन देंगे, उसको सैलरी देंगे एंड उसके साथ बोनस देंगे। उसके बाद जो वो फंड है उसका रिटर्न इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द फंड मैनेजर का एबिलिटीज़ एंड नॉलेज। एंड लास्टली वो जो म्यूचुअल फंड है जिसमें एक फंड मैनेजर है यानी कि एक्टिव फंड, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमको फंड मैनेजर के कॉस्ट भी एडिशनली बियर करने होंगे। और पैसिव फंड क्या होता है? पैसिव फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता। वो फंड बेसिकली एक इंडेक्स में लगाते हैं। इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 एट्सेट्रा। तो वो सेंसेक्स या कोई भी एक इंडेक्स में लगाएंगे, इसीलिए उस फंड का रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर या फिर उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जो पैसिव फंड है वो बेसिकली मार्केट रिटर्न ला के देंगे हमको, उसमें से हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। तो अगर हमारा जो निफ्टी 50 फंड है, अगर निफ्टी 50 एक साल में 10% बढ़ता है तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो 10% माइनस एक्सपेंस रेशियो हमको एज अ रिटर्न ऑफर करता है। उसके बाद वो जो फंड है, जो पैसिव फंड है, उसमें क्योंकि फंड मैनेजर नहीं है तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा क्योंकि हमको कोई भी फंड मैनेजर को सैलरी या बोनस नहीं देना है। सो ये बेसिक टाइप ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं फंड के टाइप्स के। अब इसमें से हमारे लिए सही फंड कौन सा है ये आगे हम देखते हैं। तो अभी अपन ने टाइप्स ऑफ फंड्स डिस्कस कर लिए, अब हमको समझना होगा हमारे लिए कौन सा फंड बना है। सो हमारे लिए कौन सा फंड बना है दैट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। सो इसके लिए कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता कि यही फंड अच्छा होता है। इसीलिए जो YouTube में फंड रिकमेंडेशंस होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि गोल क्या है। गोल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं 25 ईयर्स का हूँ, तो मेरे को अगर रिटायरमेंट का एम लेके मैं एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो आई कैन इमेजिन कि मेरे पास 35 साल का समय है अगर मैं 60 ईयर्स में रिटायर होता हूँ। सो मेरा गोल क्या है कि एक 35 ईयर्स के बाद आई हैव अ सफिशिएंट कॉर्पस कि मैं रिटायर हो जाऊँ। इसी जगह अगर कोई 50 ईयर्स का है और उसको रिटायर होना है तो ही हैज़ ओनली 10 ईयर्स फॉर मेकिंग अ रिटायरमेंट फंड। ठीक है। सेकंड कैटेगरी कौन हो सकता है? जिनको अपने एजुकेशन के लिए एक फ़ंड बनाना है। थर्ड हो सकता है जिनको किसी के शादी के लिए फ़ंड बनाना है। इस टाइप का अपना गोल होता है। सो गोल क्या है वो हमको समझ के बेसिकली निकालना होगा कि व्हाट इज़ आवर टाइम होराइजन, कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट शुड बी क्लियर अभी से। ऐसा नहीं कि मंथली एसआईपी करते जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए वो एसआईपी चलना है और कितने टाइम के बाद हमको वो फंड चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया जिससे हम जज करेंगे कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। सेकंड, गोल के बाद हमको देखना होगा कि व्हाट इज आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा गोल पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप गोल था।
अब मेरे केस में क्योंकि अगर मैं रिटायरमेंट फंड 35 साल के बाद मेरे को चाहिए, सो आई कैन हैव अ हायर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एज कम्पेयर टू जो 50 साल का और उसको 10 साल में रिटायरमेंट फंड चाहिए। मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उससे भी ज़्यादा हो सकता है जो एक एजुकेशन फंड बनाने वाला है और उसको 6 साल के बाद एक एजुकेशन फंड रेडी रखना है। सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, डिपेंडिंग ऑन योर करंट एज, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, रिस्क टेकिंग विल वेरी। तो अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कौन सा होने वाला है। क्या हम पूरा इक्विटी में जाएंगे, या हम ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट करेंगे, या हमको एक बैलेंस पोर्टफोलियो यानी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस विल डिफाइन कहाँ पे हमको अपना पैसा लगाना है। तो मेरे केस में अगर मैं 35 साल का बात करूँ, आई शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा, मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है। अगर मेरे पास 10 साल ही है तो मैं इक्विटी में उतना ज़्यादा नहीं लगा के मैं डेट में भी थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, बिकॉज मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम रहेगा। एंड अगर मेरे पास बहुत बैलेंस टाइम है तो मैं हाइब्रिड फंड में जा ही सकता हूँ। हाइब्रिड फंड बेसिकली 50-50 टाइप का एक रेशियो बना के इन्वेस्ट करता है। सो इक्विटी का एलोकेशन कितना होना और डेट का एलोकेशन कितना होना, दैट विल डिपेंड ऑन योर गोल एंड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है वो इक्विटी में लगाएगा, जिसका कम है वो डेट में ज़्यादा लगाएगा। तीसरा होता है रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट में एक बहुत ही अच्छा सेइंग है कि अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। जो स्कैम 1992 में था, रिस्क है तो इश्क है। तो इश्क यानी रिटर्न तभी मिलता है जब रिस्क है। तो रिस्क कब है, जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं 35 साल का जो मेरा होराइजन है उसमें मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं रिटर्न भी ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। और जिसका सिर्फ 5 या 7 साल का होराइजन है वो रिस्क कम ले रहा है, यानी उसको रिटर्न भी कम मिलेगा, बिकॉज ही हैज़ टू एलोकेट अ हायर पोर्शन टू द डेट फंड। ये हुआ बेसिक क्राइटेरिया। तो इक्विटी में क्या होता है, रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेट फंड। ये एक बेसिक अपन स्ट्रक्चर अभी बना सकते हैं। तो इसमें से हमको कौन सा लेना है, दैट विल हाईली डिपेंड ऑन योर गोल। बेसिक अगर अपन थॉट इसको ले कि जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्गर टर्म है दे कैन गो फॉर अ हायर एलोकेशन इन इक्विटी, और जिनका थोड़ा शॉर्टर टर्म का होराइजन है वो थोड़ा डेट में भी ज़्यादा लगाएं, सो देयर इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। बेसिकली इट इज़ कि वेल्थ क्रिएशन करना है या फिर कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी, कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए डेट, और अगर दोनों चाहिए तो अपन एक हाइब्रिड फंड बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अब इतना असेसमेंट हो गया होगा तो अपन थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में बढ़ते हैं। तो अब अगर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझ आ गया एंड अपना क्राइटेरिया समझ आ गया कि हमारा गोल क्या है, रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड कितना हमको चाहिए एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, गोल रिस्क एंड रिटर्न अगर ये असेसमेंट हो चुका है, सो मैं अब कुछ पॉइंटर्स देने वाला हूँ जिससे हम एक म्यूचुअल फंड सर्च को और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे और ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होगी। सो ये जो बेसिक है, ये पॉइंटर्स हमेशा ध्यान रखना कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम। सबसे पहला चीज़ है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम एक डायरेक्ट प्लान में लगाएं, कभी भी रेगुलर प्लान में नहीं लगाना है। इसका कारण क्या है कि डायरेक्ट प्लान का वो मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस को डायरेक्टली पैसा हम दे रहे हैं, एंड रेगुलर प्लान होता है इसके अगेंस्ट। रेगुलर प्लान में हम म्यूचुअल फंड हाउस को डायरेक्ट पैसा नहीं देते, एक ब्रोकर को देते हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा देता है। सो ब्रोकर जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ ब्रोकरेज इन्वॉल्व होता है। सो अगर एक डायरेक्ट प्लान में एक म्यूचुअल फंड का लेट से एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, तो उसी का रेगुलर प्लान में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1.2% के आसपास होता है। बेसिकली एक डायरेक्ट और एक रेगुलर प्लान में अराउंड 0.7% का फर्क है, ऐसा मैं देखा। सो डायरेक्ट प्लान में अगर हम पैसा लगाते हैं और रेगुलर में लगाते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं, बस कॉस्ट का फ़र्क है। रिटर्न वाइज कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वाई पे मोर फॉर अ म्यूचुअल फंड जब हम उसी काम को कम में कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का एक और उसूल है कि रिटर्न कंपाउंड होते हैं लेकिन कॉस्ट भी कंपाउंड होते हैं। तो अगर मैं आज 0.7% एक म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो 0.7% भी कंपाउंड होगा, और जैसे जैसे मेरे कॉस्ट कंपाउंड होंगे वैसे वैसे मेरा रिटर्न भी कम होगा। तो हमेशा हमको लो कॉस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ डायरेक्ट प्लान। फर्स्ट पॉइंटर। सेकेंड पॉइंटर की ग्रोथ प्लान शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। हो सकता है किसी का नीड ऐसा है कि उसको रेगुलर इनकम चाहिए तो वो डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज ग्रोथ प्लान बेस्ट होता है, क्योंकि जो डिविडेंड आता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, एंड वो री इन्वेस्टेड अमाउंट पे आगे फिर डिविडेंड मिलेगा जो फिर री इन्वेस्ट होगा। सो दिस इज द ट्रू कंपाउंडिंग। तो ये हमको यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का असली इफेक्ट दिखेगा। सो वी शुड इन्वेस्ट इन अ ग्रोथ प्लान।
तो अभी हम अगर कोई भी म्यूचुअल फंड देखेंगे तो डायरेक्ट ग्रोथ, DG, ये हमेशा याद रखना है। तीसरा क्राइटेरिया जो है कि अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा मिक्स क्या है। तो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड ये मिक्स हमने देख लिया। अब लेट से कि जो आदमी इक्विटी फंड में लगा रहा है तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि उसको कौन से इक्विटी फंड में लगाना है। सो इक्विटी फंड के बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी हम अगर जाएंगे मनी कंट्रोल पे या कहीं भी, सो देर इज़ अ लार्ज कैप फंड, देर इज़ अ स्मॉल कैप फंड, देर इज़ अ मिड कैप फंड। इसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड। इसके बाद बहुत सारे इंडेक्स फंड्स भी आते हैं। सो जो इतने सारे इक्विटी फंड है दे कैन बी बेसिकली कैटेगराइज इनटू 2। इक्विटी में एक होते हैं एक्टिव फंड्स और एक होते हैं डेट पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स कौन से हुए? जो लार्ज कैप वाले, मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले और मल्टी कैप वाले। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये सब हुए एक्टिव फंड के एग्जांपल। इसी जगह पैसिव फंड भी होते हैं जो इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो इंडेक्स फंड्स में कौन कौन से आ गए? जो निफ्टी 50 वाले, फॉर एग्जांपल HDFC का सेंसेक्स प्लान है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, इस टाइप के होते हैं पैसिव फंड्स। तो हमको किस में लगाना चाहिए इक्विटी में? दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मेरा जो इसमें रूल रहता है एक्टिव और पैसिव फंड का, कि एक्टिव फंड में मैं उतने टाइम के लिए लगाता हूँ अगर मेरा यहाँ पर 5 to 7 ईयर्स का होराइजन है, और जो मेरा लॉन्ग टर्म का है 30-35 ईयर्स का, उसके लिए मैं पैसिव फंड प्रेफर करता हूँ। इसका कारण क्या है कि एक्टिव फंड जो है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फंड मैनेजर, वो 5-7 साल में फंड मैनेजर कैन ट्राई टू गिव मी अल्फा। अल्फा क्या होता है? मार्केट रिटर्न से थोड़ा ज़्यादा। बट 5-7 साल के बाद की अगर मैं बात करूं, 30-35 साल तक कंसिस्टेंटली एक फंड हाउस अल्फा दे पाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल जल्दी से। तो पैसिव फंड में हमको मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, एक्टिव फंड में मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, बट अल्फा जो है एक्टिव फंड लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाएगा। तो जब मैं 30-35 साल का बात कर रहा हूँ, 30-35 साल में अगर मेरे को एक एक्टिव और पैसिव फंड दोनों मार्केट रिटर्न ही देने वाले हैं, सो वाई वुड आई इन्वेस्ट इन एक्टिव फंड जो कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लेता है? मैं पैसिव फंड में लगाऊंगा बिकॉज उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो कॉस्ट का कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी कम पड़ेगा। 5-7 साल का जब बात करता हूँ तो एक्टिव फंड जो है वो ज़्यादा रिटर्न देने का चांस रखता है, तो आई टेक अ स्मॉल रिस्क कि मैं थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली फंड में लगा के थोड़ा ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। ये मेरा क्राइटेरिया, योर क्राइटेरिया कैन डिफर। यू कैन प्रिफर टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर इक्विटी पोर्शन इन एक्टिव फंड, या फिर ऑल इन पैसिव, या फिर मेरे टाइप यू कैन मेक अ मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड। ये हुआ एक। सिमिलर टाइप का अपन डेट का भी सोच सकते हैं। एंड जो लोग इतना झमेला नहीं पालना चाहते कि इक्विटी में और डेट में, दे कैन गो फॉर एन हाइब्रिड फंड डिपेंडिंग ऑन देयर पोर्टफोलियो एलोकेशन का टारगेट कितना है। तो हाइब्रिड फंड यू कैन सर्च कि कितना कितना वो इक्विटी में और कितना डेट में, एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन इन्वेस्ट इन अ हाइब्रिड फंड विच सूट्स योर क्राइटेरिया। बस ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एंड ग्रोथ, ये इसी में इन्वेस्ट करना है। डू नॉट इन्वेस्ट इन अ रेगुलर प्लान एंड ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अ डिविडेंड प्लान। तो इतने डिस्कशन के बाद मैं ऐसे तो फंड रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कभी भी, बट जितना मैंने रीड किया और इतने सारे इन्वेस्टर्स का जब मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा, तो उनका एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मैंने उठाया, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड क्या होता है? बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ये बोलना है कि अगर हम एक अंडर वैल्यूड स्टॉक पिकअप करने का कोशिश करें, या फिर हमारी जगह कोई फंड मैनेजर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक पिक करने का कोशिश करेगा, उसका चांस बहुत कम होता है। एक बंदर को अगर हम 10 में से 3 शेयर निकालने बोले तो चांसेस है कि वो तीनों शेयर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो सकते हैं और अल्फा दे सकते हैं। सो उन्होंने हमारे एनालिसिस को एक बंदर के एनालिसिस से कंपेयर करते हुए बोला है कि दोनों बराबर ही हैं लगभग। सो इसीलिए वो लोगों का कहना है कि एक टोटल मार्केट इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो मार्केट के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को कवर करता है, एंड हमें एज एन इन्वेस्टर टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। तो इसमें हमारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, या फिर जो लॉन्ग टर्म ब्लू चिप इक्विटी है, या फिर जो शॉर्ट टर्म मिड कैप है, और जो हमारे स्मॉल कैप है, सारी चीज़ें कवर हो जाती है। हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो अंडर वैल्यूड है चाहे ओवर वैल्यूड है, सब टाइप का कवर होगा। सो सारा रिस्क भी हमको मिलेगा और सारे रिवॉर्ड्स भी हमको मिलेंगे। सो दे से कि हमको हमेशा टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। अब मैं ये क्राइटेरिया को फॉलो करता हूँ, तो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, यानी कि ये कौन सा है? पैसिव फंड। और इंडिया में मज़े की बात, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड सिर्फ एक ही है आज के डेट पे, विच इज़ मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 फंड। तो अभी तक अपन ने जो थ्योरी पोर्शन है वो तो पढ़ लिया, अभी मैं प्रैक्टिकल की बात करने वाला हूँ।
तो moneycontrol.com पे अगर अपन आकर म्यूचुअल फंड में टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज में जाते हैं तो अभी हम सीखेंगे कि फंड को किस हिसाब से फिल्टर आउट करना। अब यहाँ पर अपन को 3 कैटेगरीज दिखेंगे, एक होता है इक्विटी, एक हाइब्रिड एंड एक डेट फंड। चौथा यहाँ पर एक दिया हुआ है इंडेक्स फंड, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैसिव फंड, बट आज मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में। तो इक्विटी में मैं एक बार ELSS के ऊपर फोकस करता हूँ आज। तो ELSS बेसिकली जिनको नहीं पता, दैट इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें जो भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, वो 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। सो अगर मैं 5 या 10 हज़ार रुपये की SIP कर रहा हूँ तो 60,000 या फिर 1/20 जितना भी बनता है साल का, वो पूरा मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। तो ELSS में ये क्रिसिल रैंकिंग के हिसाब से सॉर्ट आउट करा हुआ है कि कौन से फंड्स इस साइट के हिसाब से सबसे अच्छे हैं क्रिसिल के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम SIP करें तो SIP रिटर्न में मैं जाता हूँ। सो यू कैन सी कि SIP रिटर्न में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ये फंड्स ने क्या रिटर्न दिया, और ये 4 फंड है जो 5 रैंक है ELSS का इन मनी कंट्रोल एज पर क्रिसिल रैंकिंग। क्वांट टैक्स, मिराई एसेट टैक्स सेवर, कैनेरा रोबेको एंड बैंक ऑफ इंडिया AXA टैक्स एडवांटेज। बट यहाँ पर रिसर्च खत्म नहीं होता, हम 2 साइट्स के नाम और लिखेंगे, एक होता है वैल्यू रिसर्च और एक है मॉर्निंग स्टार। ये 2 साइट्स को भी करस्पॉन्डिंगली चेक करना चाहिए कि इनके हिसाब से क्या पोजीशन है। अब जैसे वैल्यू रिसर्च पे मैं जाता हूँ और वैल्यू रिसर्च पे फंड्स में जाता हूँ, फिर फंड्स में पूरा नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारा चीज़ दिखेगा इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड के ऊपर। अपना फोकस अभी ELSS है तो इक्विटी ELSS पे आता हूँ। अब यहाँ पर अगर अपन रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि 3 फंड को इसने 5 स्टार दिया, कैनेरा रोबेको, मिराई एसेट एंड क्वांट टैक्स, जो कि यहाँ पर भी थे। तो बैंक ऑफ इंडिया को एक बार अपन एलिमिनेट करते हैं, तो ये 3 फंड में से हमको एक सिलेक्ट करना है। अब अगर क्वांट टैक्स का देखें तो इसका AUM सिर्फ 65 करोड़ है, जो कि बता रहा है कि ये फंड में लोग उतना पैसा डाल नहीं रहे। कैनेरा रोबेको का 1700 करोड़ है, विच इज़ फाइन, एंड इसका भी बहुत ही बढ़िया मिराई एसेट, विच इज़ पर्सनली मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो अपन इतना भी देखें। अब अगर मैं मिराई एसेट का पेज खोलूँ, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो मैंने वीडियो में 2 चीज़ बताया था कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर में नहीं करना है बिकॉज एक्सपेंस रेशियो, और ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है और रेगुलर में नहीं करना है बिकॉज ऑफ ग्रोथ में करना है, डिविडेंड में नहीं करना है बिकॉज कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण। तो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस अभी मैं दिखाता हूँ। मिराई एसेट का डायरेक्ट प्लान में 0.29% का एक्सपेंस रेशियो है, कैटेगरी एवरेज 1.15% है, बट अगर मिराई एसेट का रेगुलर प्लान हम देखें तो उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, यानी कि 1.71% का एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, विच इज़ अ ह्यूमंगस डिफरेंस अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करें तो। मार्केट का एक नियम और है कि रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं, ये सब जानते हैं, कॉस्ट कंपाउंड होता है, ये कोई ध्यान नहीं देता है। तो अगर कॉस्ट कंपाउंड होगा यानी कॉस्ट भी उतना ही सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, तो इसी के कारण हम अब क्या समझेंगे कि हमारा रिटर्न उतना ही कम होगा। सो कॉस्ट पे ध्यान देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मिराई एसेट का रेगुलर प्लान नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर मैं मिराई एसेट टैक्स सेवर में आता हूँ वैल्यू रिसर्च में, सो इसमें हम और भी डिटेल्स देख पाएंगे। ये वहाँ पर सूटेबिलिटी, ये ट्रेलिंग ये रिटर्न्स को इसने कंपेयर किया S&P BSE 500 के साथ, ट्रेलिंग रिटर्न है, पीयर कंपैरिजन है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, DSP टैक्स सेवर जो खुद ELSS है, ये सारे बाकी ELSS के साथ इसने कंपेयर करके ये बताया कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्या क्या रिटर्न्स हैं। एंड यू कैन सी द एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो, और कितना स्टार्क डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का। मिराई एसेट इज़ फेयरली चीप फंड एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। फिर असेट्स अंडर मैनेजमेंट और रेटिंग, तो ये बहुत ही अच्छा पीयर कंपैरिजन चार्ट एक बार में हमको मिल जाता है एक जगह। देन उसके बाद बाकी अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो वी कैन गेट द टॉप होल्डिंग्स ऑफ द फंड। एंड टॉप होल्डिंग्स हमेशा देखना, बिकॉज लोग सोचते हैं कि मल्टीपल फंड हाउसेज में पैसा लगाने से उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, बट द फैक्ट इज कि मोस्ट ऑफ द फंड्स विल इन्वेस्ट इन दीज शेयर्स ओनली। ये जो टॉप 15 शेयर्स हैं ये हर एक म्यूचुअल फंड में कॉमन होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन तब नहीं हो रहा है अगर हम 5-10 फंड हाउसेज में पैसा लगा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन तब होगा जब हमारे फंड्स का पोर्टफोलियो अलग अलग होगा। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्ट हो रहा है वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर नीचे फंड मैनेजर का डिटेल देता है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्दो ऊपर से पढ़ने में तो हमको कुछ समझ आएगा नहीं, MBA इन फाइनेंस है ठीक है, बट एक चीज़ जो मैं देखता हूँ हमेशा कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर कोई आदमी 5 साल से फंड मैनेज कर रहा है, 5.5 साल से, तो डेफिनेटली उसने 5.5 साल से अगर ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा दिया है तो आई एक्सपेक्ट कि वो आगे भी 2-4 साल 5 साल में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देगा। सो दिस बीइंग एन एक्टिव फंड, मेरा आगे 5-7 साल वाला जो क्राइटेरिया है मेरे को
सेटिस्फैक्शन रहता है कि ये बंदा मैनेज कर लेगा अगर ये कर रहा है तो उस हिसाब से हम एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन गो टू morningstar.com, वहाँ पर यू कैन रिसर्च मोर ऑन द फंड, वहाँ पे रेटिंग्स देख सकते हैं। सो ऐसे 2-3 साइट्स में जाना, देन इन डेप्थ रिसर्च करना कि क्या पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर कौन है, कितने टाइम से फंड मैनेज कर रहा है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, पास्ट रिटर्न कितना है एंड पोर्टफोलियो क्या है। इसके बाद ही यू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इतना सारा मैंने बोल गया, मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने को, बिकॉज मैं हेवीली स्टॉक्स में नहीं लगाता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास म्यूचुअल फंड के लिए इतना सारा डिस्कशन करने को है। सो आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कुछ क्वेरीज होंगे सो मे बी आई मेक अनदर वीडियो जिसमें हम वो सब और डेप्थ में डिस्कस कर सकें। अगर कुछ यूज़फुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये आए, एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स।